मैं सबसे पहले जावेद सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे ये मंच दिया और साथ में सद्भावना को वो लेके चले हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते, जो नींद नहीं आने देते। इंतजार करने वालों को, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, जितना कोशिश करने वाले पीछे छूट जाते हैं। मैं हितेश शर्मा, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आज आप सबके समक्ष एक सोलो एक्ट करने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत पर जिसने भारत का गौरव समूचे विश्व में किया। भारत को ही वो अपना धर्म समझते थे, राष्ट्र सेवा, सर्वधर्म सम्मान का जो आदर करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट पैट्रियोटिक पर्सनैलिटी और वो शख्सियत अगर विश्व की सारी विशेषताओं को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनता के राष्ट्रपति, एक मिसाइल मैन और एक महान वैज्ञानिक श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जगह इस सोलो एक्ट में मैं शब्द का, और जब कोई और कैरेक्टर आएगा तो पहले उसका नाम और फिर उसका डायलॉग बोलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी जिले में हुआ। मेरा जन्म एक अंसार परिवार में हुआ। हम 5 भाई और 5 बहन थे। मेरे परदादा जी का नाम अब्दुल, मेरे दादाजी का नाम पाकिर और मेरे पिताजी का नाम जैनुल्ला दीन, इसलिए मुझे एपीजी के नाम से संबोधित किया गया। मेरे पिताजी एक मल्लाह थे, उनके एक हाथ में डार्विन के सिद्धांत तो दूसरे हाथ में गीता के श्लोक थे। मेरे अंदर गुणों और संस्कारों का सारा परिचय उन्हीं की वजह से हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी। मैं बचपन में अखबार डालने का काम करता था और समय के सदुपयोग के लिए साइकिल चलाते चलाते उस अखबार को पढ़ लिया करता था। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि पढ़ने के लिए लालटेन में तेल मैं सिर्फ 7 से 9 बजे का ही मुहैया करा सकता था। जब मेरे घर वालों ने देखा कि मेरे अंदर पढ़ने का इतना जुनून है तो उन्होंने अपने हिस्से का तेल भी मुझे दिया और अब मैं 7 से 11 बजे तक पढ़ सकता था। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से एक बार जब मैथ के टीचर ने कहा कि जो बच्चा सुबह 4 बजे मेरे पास पढ़ने आएगा उसे मैं मैथ की फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं अगले दिन ही नहा धोकर वहां पर पहुंच गया। एक बार हमारे टीचर हमें समुद्र तल पर ले गए, वो चिड़ियों के बारे में समझा रहे थे। तभी मैंने आकाश की ओर देखा और सोचा कि बड़े होकर मैं अंतरिक्ष का वैज्ञानिक बनूंगा और अपने भारत देश का नाम करूंगा। मुझे उच्च शिक्षा और उच्च अनुशासन मदरसों से मिला। मदरसों में मैंने सीखा कि किस तरह से हमें आदर्शों का पालन करना है। 1950 में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री में एडमिशन लिया। एक बार प्रोफेसर साहब ने मेरा डिजाइन देखा और कहा कि यह बेकार है, अगर यही करोगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। मैंने कहा सर प्लीज मुझे 1 महीने का टाइम दें। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा। मैंने 3 दिन के अंदर नया डिजाइन बनाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू किया। अब मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं डिफेंस में जाऊं या एयरफोर्स में। एयरफोर्स में मेरी रुचि थी। जब मैंने एंट्रेंस दिया तो सिर्फ 9 बच्चों का सिलेक्शन होना था। मेरा नंबर 10वां आया
मैं हताश हो गया। फिर मैं ऋषिकेश गया और शिवानंद महाराज से मिला। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ख्वाहिश सच्चे दिल से की जाए तो वह जरूर पूरी होती है। उनकी इस बात ने मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार किया। फिर विक्रम साराभाई जी के पास में रहा और फिर मुझे नासा भेजा गया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। उन्होंने मुझे चैंपियन कहा। वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 10 गुना तनख्वाह और यहीं पर शादी करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन मैं तो अपने भारत में अपनी योग्यता को लगाना चाहता था। मैं वापस आया और मैंने इंडिया के अंदर इसरो, जो यहाँ का साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन था, उसे ज्वाइन किया। यहाँ पर मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाना चाहूंगा। जब मेरी उम्र 32 वर्ष हुई तो मुझे कहा कि तुम शादी कर लो। सगाई वाले दिन मैं अपनी डेट ही भूल गया, क्योंकि मैं वैज्ञानिक परीक्षण में था। बाद में मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब तो मैंने अपने पेशे से ही शादी कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगा हावरक्राफ्ट परियोजना के बारे में, जिसमें मैं भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान का पार्ट बना। फिर 1962 में जब उपग्रह SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण में मैंने मेन भूमिका अदा करी। 1963 में हमने सबसे पहला रॉकेट जो साउंडिंग इफेक्ट का था उसे लॉन्च किया और अब मैं वैज्ञानिक अनुसंधान का पार्ट बना। शुरुआती दौर में मैंने 3 लोगों से नेतृत्व को सीखा: सतीश धवन जी, ब्रह्मा प्रकाश जी और विक्रम साराभाई जी। 1969 में मुझे इसरो का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया और उस समय मैंने कहा कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी कॉस्ट 2 रुपए आ रही है, मैं इसको 1 रुपए 20 पैसे करना चाहता था। मुझे एक्सपेरिमेंट करने थे, पैसा चाहिए था। गवर्नमेंट ने थोड़ी मदद करी। मैंने 10 साल में सिर्फ 2 दिन छुट्टी ली। एक दिन पिताजी के देहांत पर और एक दिन माता जी के देहांत पर। उसके बावजूद हमारा यह प्रयोग असफल रहा। उसके बाद मीडिया को फेस मुझे करना था, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। जब इस सतीश धवन जी ने मीडिया के सामने सारे फेलियर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, मैं आश्चर्यचकित था। उन्होंने कहा कि सक्सेस की जिम्मेदारी तो हर लीडर लेता है, असली लीडर वो होता है जो फेलियर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। सक्सेस को कभी भी अपने दिमाग में और फेलियर को कभी भी अपने दिल में घुसने नहीं देना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हमें सूर्य की तरह चमकना है तो पहले हमें सूर्य की तरह चलना सीखना होगा। सन 1980 में मैंने रोहिणी उपग्रह का परीक्षण किया और उसे पृथ्वी उपग्रह के पास की कक्षा में स्थापित कर दिया। मैंने स्वदेशी तकनीक से गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया, पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि हमारे पास के मुल्क पाकिस्तान और चाइना अभी भी मिसाइल की तैयारी कर रहे थे। तभी मुझे महाभारत से बार्बीक का प्रसंग मिला, जिसमें 3 तीरों का वर्णन था। पहला प्रोटेक्ट ऑल, दूसरा अटैक ऑल और तीसरा गेम ओवर। मैंने वहां से इंटीग्रेटेड मिसाइल का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मैंने सीखा, Who can dare to do the impossible are the ones who can conquer the world। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उसके पश्चात 1985 में मैंने त्रिशूल उपग्रह का और 1988 में पृथ्वी उपग्रह का निर्माण किया। उसके पश्चात 1988 के पश्चात 1989 के अंदर जब मैं अग्नि को और आगे ले जा रहा था, बार बार असफल हो रहा था, लेकिन बार बार असफल होने में भी हार ना मानना,
बार बार असफल होने में भी अपनी हार न मानना सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। फिर हमारा परीक्षण सफल होने लगा। अब दुनिया की टॉप 6 कंट्रीज में हमारा नाम आया। पहले 5 थी रशिया, यूएस, यूके, चाइना और फ्रांस। अब हमने एसएलवी को इतना अपग्रेड कर दिया कि हम मात्र 10 रुपए पर किलोमीटर के खर्चे पे मंगल में जा सकते थे। अब 1979 की बात देखिए, कंट्री कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं थी। आज पूरा विश्व हमसे मदद मांग रहा था, क्योंकि मेरे परीक्षण ने अब एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को भेजने का प्रयोजन बना लिया था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्र, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे हमारा यूएई हो, स्विट्जरलैंड, सभी हमारी तरफ देख रहे थे। इतने सफल परीक्षणों के बाद मैंने 1998 के अंदर जब पोखर का परीक्षण किया, पोखर परीक्षण के बाद हमने 2 चीजों पर काम किया, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, जिसकी वजह से मुझे मिसाइल मैन कहा गया। 1992 से 1999 तक मैं रक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार रहा और सुरक्षा बोर्ड का सचिव रहा। अब बात करते हैं मेरे राष्ट्रपति बनने की। 18 जुलाई 2002 को मुझे राष्ट्रपति के रूप में बहुमत से चुना गया। 25 जुलाई 2002 को अशोक भवन में मैंने शपथ ली। 25/7/2007 को मेरा कार्यकाल कंप्लीट हुआ। मैंने कुछ बुक्स लिखी, जिनमें से मेन है विंग्स ऑफ फायर 2020, गाइडिंग सोल ऑफ द डायलॉग्स। मुझे कुछ महत्वपूर्ण अवार्डों से भी नवाजा गया, जिनमें से 1980 का पद्म भूषण, 1990 का पद्म विभूषण, 1997 का भारत रत्न और 40 यूनिवर्सिटीज ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी। उसके उपरांत 25/5/2005 को स्विट्जरलैंड ने मेरी ऑनर में एक दिवस मनाया, जिसका नाम रखा विज्ञान दिवस। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मैंने शिक्षक के प्रोफेशन में अपना कदम रखा और भारतीय प्रबंधन अनुसंधान, अहमदाबाद प्रबंधन अनुसंधान, बेंगलोर प्रबंधन अनुसंधान में मानक फेलो में एक विजिटिंग प्रोफेसर का पद संभाला। मैंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी सूचना में अपना कार्य किया और बनारस महाविद्यालय में भी मैंने शिक्षण का कार्य किया। 27/7/2015 को जब मैं भारतीय अनुसंधान के अंदर प्रबंधन संस्थान शिकागो में लेक्चर ले रहा था रहने योग्य ग्रह पर, तभी मुझे कार्डिक अटैक आया और 6:30 बजे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब मेरे मन में एक बात चल रही थी कि अगर मुझे याद किया जाए तो एक राष्ट्रपति की तरह नहीं, एक वैज्ञानिक की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरह, क्योंकि शिक्षक का पेशा ऐसा पेशा है जो व्यक्ति के जीवन को आकार, उसकी क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को आकार देता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। परिभाषित हो जाती है बात भारत के सम्मान की, परिभाषित हो जाती है बात भारत के सम्मान की जब बात आती है अब्दुल कलाम की। मैं हितेश शर्मा आज यहाँ पर आप सबसे, सभी गणमान्य व्यक्तियों से, सभी स्कूल, कॉलेज और सभी इवेंट्स वालों से, सभी मदरसों वालों से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे महान व्यक्ति की शख्सियत को पूरे वर्ल्ड में जन जन तक पहुंचाया जाए और सभी नवयुवा 2 बातों का ध्यान रखें। इस जीवनी से 2 प्रेरणा लें, सर्वधर्मों का सम्मान और जो भी टारगेट सेट करना है वो देश हित के लिए करे और सुविधाओं को और सारी समस्याओं को हटा दो। कलाम साहब
आपने सबको हटा के अपने दृढ़ निश्चय से संकल्प की प्राप्ति करी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।